अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। कहानी अनाया की नज़रें से। मैं ऑफिस से निकलकर तेजी से हॉलवे की तरफ जा रही थी। अभी भी जो कुछ भी हुआ था उस पर यकीन कर पाना जरा मुश्किल था मेरे लिए। तो क्या अमर सर भी मुझसे प्यार करते हैं? उनकी बातों से तो ऐसा ही लगा, लेकिन अगर ऐसा है तो कभी कहते क्यों नहीं? लोग कहते हैं गुस्से में इंसान सच कहता है, और गुस्से में उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि उन्हें मुझसे प्यार तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर अभी अभी जो हुआ वो क्या था? और सिमरन, वो भी तो प्यार करती है ना ना अमर सर से। सॉरी, वो दोनों ही प्यार करते हैं एक दूसरे से। अब मैं अपने ही थॉट्स और लॉजिक्स में उलझने लगी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर सर के मन में मेरे लिए है क्या। अपने ख्यालों में गुम मैंने बेध्यानी से हलवे में टर्न लिया और किसी से बुरी तरह टकराई। आई एम सॉरी, मैं कहना चाह कर, मगर सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी बात अधूरी रह गई। मेरे दिमाग में चल रहे सारे थॉट्स जैसे एक साथ गायब हो गए और उनकी जगह ले ली गुस्से और नफरत ने। मैं जिससे टकराई थी वो और कोई नहीं, राजीव सक्सेना था। मेरी मुठ्ठियां कस गई। मन तो हो रहा था जिसी जगह पर अपने मन में सारी कसर निकाल दूं। इतने सालों से जो गुस्सा मेरे अंदर दबा हुआ था, आज इन सब का हिसाब लेने का वक्त आ गया था। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने गुस्से में उसे घूरते हुए पूछा, मगर वो शांत रहा। किसी बेगुनाह की जान लेने के बाद भी इतने आराम से कैसे घूम सकते हैं आप? या शायद अपने अंदर की इंसानियत को भी 13 साल पहले उस गाड़ी से कुचलकर मार डाला था आपने, जिससे मेरी मॉम का मर्डर किया था आपने। क्या सोचकर बार बार मेरे सामने आते हैं आप? मेरी शादी उस घर में हो जाने से मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? नेवर। मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी मिस्टर राजीव सक्सेना। भले ही अपने पैसे के दम पर तुम आज कानून और दुनिया के नज़रों में एक शरीफ इंसान बनकर घूम रहे हो, मगर अंदर से तुम कितने घटिया और खोखले आदमी हो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने नफरत से भरकर कहा। मुझे पता नहीं चला कब अमर सर अपने ऑफिस से निकलकर हलवे की तरफ आ गए। उन्होंने शायद मेरी सारी बातें सुन ली थी। अमर तेज आवाज में डांटते हुए, अनाया, ये क्या तरीका है अंकल से बात करने का? राजेश सक्सेना अभी भी उसी तरह चुपचाप खड़ा मेरी सारी बातें सुन रहा था, मानो उसे मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिससे मुझे और झलाहट हो रही थी। राजीव अपने हाथों से इशारे से अमर को रोकते हुए, बोल लेने दो उसे राज। मुझे अनाया की किसी बात को बुरा नहीं लगा। आप इसकी साइड ले रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी। आपको पता है कि इनकी वजह से मेरी मॉम गुस्से के कारण बोलते हुए अब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी बात अधूरी ही रह गई। मैं लॉकर रूम की तरफ तेजी से बढ़ गई। इस सिचुएशन में क्लास में जाने का कोई मतलब नहीं था। अमर पीछे से आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करते हुए, रुको अनाया, मेरी बात सुनो। मगर मैं नहीं रुकी। अमर ने लाचारी से राजीव की तरफ देखा। अमर, आई एम सॉरी अंकल, आपको ये सब सुनना पड़ा। डोंट वरी, मैं अनाया को समझा दूंगा। राजीव इनकार में अपना सिर हिलाते हुए, उसका कोई फायदा नहीं है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अमर हैरानी से, मगर आप यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? राजीव अमर के कंधे पर हाथ रखते हुए, वो इसी यूनिवर्सिटी में है अमर। अमर हैरानी से उसे देखते हुए, आर यू श्योर अंकल? आई मीन आपको कैसे पता चला? राजीव, मुझे कुछ स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए, अगर तुम कुछ हेल्प कर सको तो। अमर कंप्यूटर लैब की तरफ बढ़ते हुए, श्योर, आप आइए मेरे साथ। अमर लैब इंचार्ज के पास जाकर उनसे पूछता है, राजेश, यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी? राजेश एक नज़र उन दोनों पर मारते हुए बोला, यस सर, इस साल का पूरा डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अमर, ओके, हमें कुछ स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए, इट्स अर्जेंट। राजेश ने उन दोनों को देखते हुए अपनी मजबूरी जताई। आई एम सॉरी सर, मगर मैं किसी स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल किसी को नहीं दे सकता। आपको इसके लिए प्रिंसिपल सर से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी मैं आपको डिटेल्स दे पाऊंगा। अमर और राजीव ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप लैब से बाहर आ गए। अमर, आप कहे तो मैं प्रिंसिपल से बात करूं? राजीव अमर के कंधे पर हाथ रखते हुए, नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। तुम्हें क्लास लेनी होगी अभी, तुम जाओ, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। अमर एक हल्की सी स्माइल देते हुए,
ओके अंकल, मैं सच में बहुत खुश हूँ आपके लिए। जैसे ही आपको कुछ भी पता चले प्लीज़ इन्फॉर्म मी। राजीव उम्मीद भरी आवाज़ में। आई होप इस बार वो मुझे मिल जाए। कहते हुए वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गया और अमर अपनी क्लास की तरफ चिल्ला दिया। कहानी अनाया की नजरिए से। मैं हलवे से निकलकर लॉकर रूम की तरफ तेजी से बढ़ गई। मेरी आंखों में अब तक आंसू आ गए थे। अमर सर राजीव सक्सेना की प्रोटेक्ट कर रहे थे। उनकी बात अब तक मेरे कानों में गूंज रही थी। ऑब्वियसली वो उनके अंकल है। सर तो क्या उनकी पूरी फैमिली ही उनकी साइड लेगी, ये सोचकर ही मैं अब खुद को बिल्कुल अकेला फील कर रही थी। इस बार पापा भी नहीं थे मेरे साथ। तो क्या वो लोग चाहते हैं कि मैं अपनी मॉम के उस एक्सीडेंट को भूल जाऊं कि अब मैं उसी इंसान के साथ एक ही घर में रह रही हूँ जिसने 13 साल पहले मेरी माँ को मार डाला था। मैंने धीरे से अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ किया और अपने लॉकर में से बुक्स निकालने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि वहाँ अकेली नहीं थी। लॉकर्स के और दीवार के बीच की जगह से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं दबे पैरों से वहाँ तक पहुँची। वहाँ हैरी और जूली खड़े पता नहीं किस बात पर बहस कर रहे थे। हैरी जूली का हाथ पकड़ते हुए, प्लीज जूली बस एक बार। जूली, कहते नहीं। हैरी और भी रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज जूली ना। अब तक उन दोनों की नजरें मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैं अब तक मुंह फाड़े हैरानी से दोनों को देख रही थी। हो क्या रहा है यहाँ? मैंने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए पूछा। जैसे उन्हें महसूस हुआ कि मैं भी हूँ वहाँ पर। दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हो गए। तो फाइनली अब मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी बेस्ट लव की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। ओके, दिस इज सो वियर्ड, बट मैं जूली के लिए बहुत खुश हूँ। सीरियसली, अभी इन दोनों के ऐसे बहस करते देख मुझे 1 मिनट के लिए लगा था जैसे उनका रोमांस उधर लॉकर रूम से ही शुरू होने वाला है। जूली फौरन दौड़कर मेरी साइड आ गई। जूली मेरा हाथ पकड़ते हुए, हैरी चाहता है मैं उसके दादाजी से मिलने उसके घर जाऊं। तो प्रॉब्लम क्या है? मैंने हैरानी से दोनों को देखते हुए पूछा। हैरी, यही तो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से। मेरे पेरेंट्स, स्पेशली दादाजी, चाहते हैं कि मैं उन्हें जूली से मिलवाऊं क्योंकि मैंने साक्षी से ब्रेकअप कर लिया है, इसीलिए अब तो जूली से मिलना चाहते हैं। मैं जूली की तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में पूछना, वो मना क्यों कर रही थी? जूली ने हैरी को एक जबरदस्ती की एक स्माइल देते हुए कहा, विल यू प्लीज एक्सक्यूज अस? वो बस मुस्कुरा दिया। यार कितना स्वीट है ये हैरी, पर क्या फायदा जब नसीब में ही करेला लिखा हो तो इंसान चाहकर भी काजू कतली के सपने नहीं देख पाता है। जूली मुझे घसीटते हुए लॉकर रूम से दूसरे कॉर्नर पर ले गई। क्या कर रही है? मैंने अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। जूली अपनी आवाज़ को दबाती हुई धीरे से बोली, तेनू पता भी है हैरी के दादाजी कितने बड़े वाले घाक है? बूढ़ा अपने आप नू जासूस करमचंद समझते हैं। 1 मिनट नहीं लगाना है उसने मैनू पहचानने में मतलब? मैंने कंफ्यूजन से पूछा। उसकी सारी बातों से तो मेरा सिर के ऊपर से जा रही थी। जूली मेरे सिर पर एक चपत लगाती हुई बोली, ओ बुद्धू, हैरी मैनू ओधे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ले जा रही सी। मैं हैरानी से उसे मुंह फाड़े देखने लगी। जूली, और की 1 मिनट नहीं लगाना है बूढ़ा नु पहचानने में। मुझे अब हंसी आ रही थी। थोड़ी तो इज्जत कर, तेरे होने वाले दादा ससुर है वो। जूली चिढ़ते हुए बोली, फालतू मजाक ना कर मेरे नाल। बात बढ़ गई ते मेरे घर विच रिश्ता लेके आ जाना है उन्हें तो। अच्छा अभी चल, हैरी वेट कर रहा है, मैंने उसे खींचते हुए कहा और वापस लेकर हैरी के पास आ गई। हैरी उम्मीद भरी आवाज में जूली की तरफ देखते हुए बोला, तुम चल रही हो ना मेरे साथ? हाँ, उसने खुद बोला है वो मुझसे साथ आएगी, मगर एक शर्त पर। हैरी कंफ्यूजन से भरकर, कौन सी शर्त? कि तुम उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस ला कर दोगे। जूली की एंट्री तुम्हारे घर में बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे तुम चाहते हो, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा। जूली ने अचकाते हुए मेरी तरफ देखा और फिर गुस्से में अपना पैर मेरे पैर पर दे मारा। आउच! मैं 1 सेकेंड को उछली। बहुत परेशान किया था ना जूली की बच्ची ने मुझे पिछले 2 दिन में। उन सब का बदला लेने का ये अच्छा मौका था। वैसे जैक्स अपॉर्ट, मैं दिल से चाहती थी कि जूली और हैरी साथ आ जाए। हैरी खुश होकर मेरा हाथ पकड़ते हुए, थैंक यू सो मच अनाया, यू आर सच अ गुड गर्ल।
मुझे पता था तुम जूली को मना लोगी। फिर जूली की तरफ मुड़ते हुए, मैं आज ही तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदता हूँ, हम कल हमारे घर चलेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हैरी, ओके, मैं क्लास जा रही हूँ, तुम लोग नहीं आ रहे? नहीं, मुझे कुछ काम था। जूली मेरी तरफ देखकर दांत पीसते हुए, हाँ मैनू भी कुछ काम होया सी। हैरी बाहर जाते हुए, ओके, मैं क्लास के बाद मिलता हूँ। हैरी के बाहर जाते ही जूली जैसे किसी खूंखार बिल्ली की तरफ मेरी ऊपर झपटी। अचानक उसके अटैक करने से मैं संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। जूली को फिर भी मुझ पर तरस नहीं आया, वो मेरे ऊपर ही चढ़कर मेरा गला दबाने लगी। जूली, तेरे जैसा दगाबाज दोस्त के सामने तो दुश्मन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सब कहने दी की ज़रूरत थी। अब मैं बस पेट पकड़कर हंसे जा रही थी और जूली इरिटेट हो रही थी। तू तो अब तैयारी कर, बस कल तुझे तेरे ससुराल जाना है, मैंने उसे और चिढ़ाते हुए कहा। जूली मेरे हाथों को मरोड़ते हुए, तुझे तो छोड़ूंगी नहीं। लॉकर रूम अचानक हिल्स की आवाज़ के गूंजने लगा। हम दोनों का ही ध्यान दरवाजे पर गया। साक्षी हैरानी से मुंह फाड़े हमें देख रही थी। लगातार हंसने के कारण मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। साक्षी को देखकर जूली मेरे ऊपर से हटी और हाथ देकर मुझे उठाने की मदद की। मुझे अब भी हल्की हंसी आ रही थी। साक्षी नाक भी सिकुड़ती हुई, यू गॉड नोज क्या चल रहा था यहाँ, और एक डिस्गस्टिंग सा लुक देते हुए वो अपने लॉकर के पास चली गई। जूली उसके नवल उतारते हुए, वैसे अगर ये चुड़ैल गंदा सा मुंह ना भी बनाए तो भी चुड़ैल ही लगती है। हम दोनों हंसते हुए लॉकर रूम से बाहर आ गए। समर ने मुझे आज उसके साथ कॉफी शॉप पे चलने के लिए कहा था। थोड़ी देर में वैसे भी क्लासेस खत्म होने ही वाले थे, तो मैं जूली के साथ लाइब्रेरी में चली गई। एग्जाम में अब वैसे ही ज़्यादा वक्त नहीं बचा था, सो जूली अपने चश्मे से नंबर बढ़वाने की हद तक जोर लगाकर पढ़ाई कर रही थी। मैंने भी एक बुक उठा लिया और उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते जब मैं बोर होने लगी तो एक बार लाइब्रेरी से बाहर निकलकर मैंने समर को कॉल करने की सोची। बाहर आने के बाद मैंने फ़ोन निकाला ही था कि मेरी नज़र पार्किंग एरिया में खड़े समर पर पड़ी। वो वहाँ खड़ा किसी से बात कर रहा था, मगर वो था कौन? मैंने गौर से देखने की कोशिश की और जब मुझे महसूस हुआ कि और वो कोई नहीं राजीव सक्सेना है, तो मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। समर इस आदमी के साथ क्या कर रहा है? मेरे अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल किया और उसे कॉल कर दिया। गाड़ी के दरवाज़ा खोलते हुए समर का फ़ोन रिंग होने लगा। उसे फ़ौरन रुककर कॉल रिसीव किया। हे समर, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। हम डेट पर चल रहे हैं ना आज? समर परेशान होते हुए, अनाया आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट आज मुझे एक ज़रूरी काम है से अभी जाना पड़ रहा है। मैं कल तुम्हारे साथ चलूँगा, प्रॉमिस। इट्स ओके समर कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरे मन में हलचल मची हुई थी। आखिर ये राजीव सक्सेना कर क्या रहा है? पहले मेरी मॉम को मुझसे दूर किया, आज उसकी वजह से अमर सर ने मुझे डांटा, और अब समर के साथ वो यहाँ क्या कर रहा है? वो कहाँ जा रहा है? इस आदमी ने जैसे कसम खा रखी है मुझे हर किसी से दूर करने की। जितना मैं इस बारे में सोचती, मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। हैरी मेरे पास आते हुए, यहाँ क्यों खड़ी हूँ? हाँ, मैं हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ी। हैरी, तुम भी क्यों नहीं चलती हमारे साथ शॉपिंग के लिए? जूली को भी कंपनी मिल जाएगी। मैं वहाँ कबाब में हड्डी बनकर क्या करूँगी? मैंने अपनी आंखें दबाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर हैरी थोड़ा शर्मा गया, लेकिन तभी जूली ने आकर जोर से मेरा हाथ दबाते हुए धीरे से कहा, भाग कितने रही है मैनू फंसा के? चल अब तू भी साढ़े नाल शॉपिंग कर। फिर जोर से हैरी को सुनाते हुए, अनाया भी चल रही है हमारे साथ, है ना अनाया? मन मनोजकर मैंने भी हाँ में गर्दन हिला दी। हम तीनों यूनिवर्सिटी के पास वाले मॉल में ही शॉपिंग करने का डिसाइड किया और पैदल ही वहाँ पहुँच गए। हैरी जूली के लिए ड्रेस चूज करने लगा और जूली थी हर ड्रेस को देखकर नाक भौं सिकुड़ रही थी। कभी कभी मुझे सच में हैरी पर बहुत तरस आ जाता। यार, इतनी स्वीट क्यों है ये लड़का? पहले तो इसके साक्षी जैसी गर्लफ्रेंड को झेलना पड़ा, उसे हर वक्त अपनी उंगलियों पर नचाती थी, और अब ये मेरी कमीनी बेस्ट फ्रेंड। जूली ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जो शॉपिंग में नखरे दिखाए। हम दोनों की ही शुरू से यही आदत है। जो भी ड्रेस हमें फिट आ जाती थी, हम बिना नखरे दिखाए वो खरीद लेते थे। मगर आई एम 100% श्योर आज वो ये हरकतें सिर्फ और सिर्फ हैरी को परेशान करने के लिए ही कर रही थी। अब तक कम से कम 56 ड्रेस को तो उसने रिजेक्ट किया होगा, मगर हैरी बेचारा बिना बुरा माने
यह लगातार अभी भी उसके लिए ड्रेस चूज करने में लगा हुआ था। वैसे मुझे कोई हैरानी भी नहीं थी। डेफिनेटली उसे ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस पहले ही साक्षी ने करवा रखी होगी। हैरी, अनाया तुम हमारी हेल्प करोगी प्लीज? हैरी ने मुझे आवाज़ लगाई तो मेरा ध्यान उस तरफ गया। श्योर, कहते हुए मैं भी उसके पास आ गई। मैंने जूली को एक कोहनी मारते हुए कहा, क्यों परेशान कर रही है बेचारे को, ले लेना कोई सी भी। जवाब में उसने बस मुंह बना दिया। हैरी एक पिंक कलर की ड्रेस उठाते हुए, वाह ये वाली ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल है, यह तुम पर बहुत अच्छी लगेगी अनाया। मेरे लिए? अरे पर मैं यहाँ अपने लिए शॉपिंग करने थोड़ी आई हूँ, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। जूली, तो अब कर ले। हैरी ने मुझे आईने के सामने खड़े करते हुए मेरे आगे वो ड्रेस करते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, परफेक्ट, ये ड्रेस हम तुम्हारे लिए लेंगे। नर्वसनेस के कारण मेरे गलों के रंग भी ड्रेस के साथ मैच होने लग गया था। देख लिया ना आप सबने, क्यों मैं हैरी को इतना प्यार करती हूँ, करती थी। वो सबकी इतनी ही केयर करता है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। और ये एक जल्लाद है, सिवा सब पर चिल्लाने के शायद ही कुछ और करता। मगर इस नर्वसनेस के चक्कर में मुझे अचानक फील हुआ कि मेरी बॉडी का सारा पानी अचानक से आकर मेरे ब्लेंडर में इकट्ठा होने शुरू हो गया है। मुझे वॉशरूम जाना है, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। जूली, मुझे पकड़ाते हुए आते हुए ट्रायल करती आना। हाँ ठीक है, पहले मैंने उसे घूरते हुए कहा। तू जल्दी से अपने ड्रेस सिलेक्ट कर पहले, मैंने उसे घूरते हुए कहा और ड्रेस लेकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। वॉशरूम में जाकर अपना काम करने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकली, उससे पहले ही मुझे किसी की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ये बड़ा सा वॉशरूम जो वुमेन सेंटर के अंदर बना हुआ था, वहाँ टॉयलेट्स के लिए बहुत सारे पार्टीशन बने हुए थे, जिसमें से एक इस वक्त मैं खड़ी थी। मैंने आहिस्ते ही अपना डोर ओपन कर बाहर झाँका। वो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये वही थी साक्षी मलिक। मगर ये यहाँ क्या कर रही थी? साक्षी फ़ोन पर बातें करते हुए, या बेबी आई एम जस्ट कमिंग कहते हुए उसने फ़ोन को वापस अपने पर्स में रखा और आईने के सामने खड़े होकर अपना मेकअप सही करने लगी। चुड़ैल कहीं की, इतना मेकअप थोपने के बाद इसके फेस पे ओरिजिनल बचता क्या है? मैं मन ही मन सोच रही थी। टचअप करने के बाद वो बाहर की तरफ चल दी। मैं भी चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। हालांकि पिछले बार इसे और मिस्टर घोष के साथ देखने के बाद जो अंदाजा मुझे भुगतना पड़ा, उसके बाद मैं बिल्कुल सतर्क थी। साक्षी एक लड़के के पास पहुंचकर रुक गई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, सॉरी बेबी, तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। उसने ना मैं अपनी गर्दन हिलाई और साक्षी की कमर पे हाथ डालकर उसके साथ ड्रेसेस सिलेक्ट करने लगा। मैं उसकी हेल्प करने लगा। मैं अब तक उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, मगर उस लड़के की शॉप देखकर इतना जरूर यकीन से कह सकती थी कि ये मिस्टर घोष तो बिल्कुल नहीं है, मतलब ये साक्षी का नया बकरा था। मैं आहिस्ता से उसके पीछे और करीब आ गई और कपड़ों के रेक के बीच में छुपकर उसने देखने लगी। तभी वो लड़का पीछे पलटा और उसको देखकर जैसे मुझे शौक लग गया। साक्षी के साथ और कोई नहीं बल्कि अभिज्ञान था। मैंने अपना सिर पीट लिया। सबकी केयर करने वाला अभिज्ञान यानी अभी मम्मा को ये चुड़ैली मिली थी टाइम पास के लिए। टाइम पास इसीलिए क्योंकि ये चारों लड़के शायद यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्ले बॉय थे। इनमें से एक भी किसी के लिए प्यार में सीरियस हो जाए, ये हजम होने वाली बात ही नहीं थी। इसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि अभी कपड़ों के उसी रेक की तरफ देख रहा है जहाँ मैं छुपी हुई थी। वो दोनों इसी तरफ बढ़ने लगे और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मगर इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाती, किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। ये सब इतनी अचानक से हुआ कि मुझे कुछ भी रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ये जो कोई भी था उससे मुझे इतनी जोर से खुद पर चिपका रखा था कि मेरा चेहरा ऑलमोस्ट उसके सीने में घुस जा रहा था। मैं छूटने के लिए हाथ पांव मारने लगी, मगर अगले ही पल उसने दूसरा हाथ मेरी कमर में डाला और मुझे और कसकर खुद से चिपका लिया। अब मैं बिल्कुल नहीं हिल पा रही थी। एक जानी पहचानी सी आवाज़ मुझे सुनाई दी, इडियट, कभी नहीं सुधरेगी ये लड़की। यह आवाज़ सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता, जहाँ जहाँ जाती हूँ ये यूनिवर्सिटी के बाकी लोगों को हमेशा वहीं क्यों आना होता है? मतलब मेरी तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज
जैसी बाकी रह नहीं गई थी। ऊपर से उन्होंने मुझे इतने जोर से अपने सीने में चिपका रखा था कि उनके परफ्यूम की स्मेल अब भी मेरे नाक में खुजली सी होने लगी थी। तभी किसी के कदमों की आहट हुई, शायद ये अभी था। अभिज्ञान हैरानी से अमर को देखते हुए, गुड इवनिंग सर, मुझे नहीं पता आप भी यहाँ आने वाले हैं। अमर मेरी पीठ थपथपाते हुए, हाँ मुझे भी कहाँ पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। मतलब कितना बकवास जवाब दिया है इस जल्लाद ने। वैसे तो मैथ क्लास में एक से बढ़कर एक जवाब देता फिरता है हर क्वेश्चन का। अब मुझसे उनके बकवास परफ्यूम का स्मेल और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सो मुझे एक जोरदार छींक आ गई और सर ने मेरी पीठ सहलाते हुए मुझे फिर से खुद से चिपका लिया, अभी कंफ्यूजन से। क्या मतलब? ये आपकी गर्लफ्रेंड है? इट्स ओके। अमर मेरे बाल सहलाते हुए, हाँ वो बस गर्मी की वजह से इसे जरा सा चक्कर आ गया था। ओके यू गाइज कैरी ऑन, हमें अब चलना चाहिए। अभिज्ञान मुस्कुराते हुए, ओके सर बाय। सर उसी पोजीशन में लगभग घसीटते हुए वहां से लेकर ट्रायल रूम तक आ गए। अमर सख्त आवाज में, कब सुधरेंगी आप? इस तरह छुप छुप कर लड़कों का पीछा करने का क्या जरूरत है? मैं कम पड़ गया हूँ क्या आपके लिए? इसकी ऐसी की तैसी कुछ भी बकवास किए जा रहा है। और आप कब सुधरेंगे? बिना पूरी बात जाने हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। मैंने उनकी बाह पर एक पंच मारते हुए कहा, अमर रियली क्या कर रही थी आप अभी? आपको दिखता नहीं है मैं उस चुड़ैल का पीछा कर रही थी, किसी लड़के का नहीं। अमर झलाते हुए, सब दिखता है मुझे। वैसे भी उस बैंड पार्टी से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गई है आप। अब मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मतलब कभी भी कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं मेरे ऊपर। मैं उसका पीछा नहीं कर रही थी, साक्षी का कर रही थी। मैंने मजबूती से अपनी बात कही, मगर तब तक मेरी आंखों में आंसू ढुलक कर गालों तक आ गए थे। वह कुछ देर मेरी तरफ देखते रहे, फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। अब हंस क्यों रहे हैं? मैंने झुलाते हुए पूछा। अमर अपना रुमाल मेरी तरफ बढ़ाते हुए, रोते हुए बहुत क्यूट लगती हो आप। मैंने उनकी हाथ से रुमाल छीनते हुए उनको गुस्से में देखा। अच्छा तरीका है, पहले रुला दो और फिर मनाने के लिए कह दो मैं रोते हुए क्यूट लगती हूँ। उन्होंने मेरे हाथ से वो पिंक ड्रेस ले ली जो हैरी ने मेरे लिए सिलेक्ट की थी और अपने हाथों में पकड़ी ड्रेस मेरे हाथ में दे दी और मुझे ट्रायल रूम में जाने का इशारा किया। अब ये ड्रेस उन्होंने कब ले ली? वो भी मेरे लिए। मगर इस जल्लाद से बहस करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। सो मैं चुपचाप ट्रायल रूम में घुस गई। यह लाइट ब्लू कलर की बेहद खूबसूरत सा इवनिंग गाउन था जिस पर छोटे छोटे सितारे लगे हुए थे। मैं उसे पहनकर बाहर आई, मगर बाहर सर का कहीं आता पता ही नहीं था। हाँ, जूली और हैरी जरूर वहाँ खड़े थे। हैरी, वाह तुमने तो खुद ही अपने लिए सबसे बेस्ट ड्रेस चूज कर ली। ये वाली ड्रेस ज्यादा खूबसूरत है। जूली मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, और परफेक्टली फिट भी। थैंक यू, मैंने धीरे से कहा। मेरी नजर दूर खड़े अमर सर पर गई जो दूर खड़े मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। जूली मेरे हाथ से पिंक ड्रेस छीनते हुए, ला मैनू दे ये ड्रेस, मैनू भी ये ड्रेस चंगी लग रही है। ड्रेस लेकर वो ट्रायल रूम में घुस गई। मैंने वापस हैरी के पीछे नजर मारी, मगर तब तक सर जा चुके थे। हैरी, थैंक गॉड कोई तो ड्रेस पसंद आई उसे। बाय द वे, मेरी हेल्प के लिए थैंक्स, वी आर सच ए गुड गर्ल। जवाब में बस मुस्कुरा दी। तभी जूली भी बाहर आ गई। उस पिंक ड्रेस में वो तो बिल्कुल बार्बी डॉल नजर आ रही थी। जूली घबराती हुई, कैसी लग रही हूँ मैं? बस यूँ समझ ले हैरी की मम्मी पापा तुझे देखते ही अपनी बहू बना लेंगे, मैंने हंसते हुए कहा। यह सुनकर हैरी तो शर्मा गया, मगर हमारी पंजाबन कुड़ी ने वापस मेरा गला पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को छुड़ाते हुए उसे वापस ट्रायल रूम के अंदर भेजा और खुद भी अपनी ड्रेस चेंज की। नीचे काउंटर पर जब बिल पे करने का टाइम आया तो पता चला मेरी ड्रेस की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। सर ने शायद पहले ही बिल पे कर दिया था। हैरी, तुमने बिल क्यों पे किया? मैं कर देता ना। अरे इट्स ओके, तुमने किया मैंने किया एक ही बात है। थैंक गॉड उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। अब तक अंधेरा होने लगा था। सो मैं और जूली हैरी को बाय बोलकर घर की तरफ बढ़ गए। जूली ने पहले मुझे सक्सेना मेंशन तक छोड़ा और खुद घर चली गई। आज का पूरा दिन ही थकाने वाला था, तो भूख के मारे मेरे पेट में चूहे चौका छक्का मार रहे थे। घर आकर चेंज करके मैं सीधे डाइनिंग एरिया में जहाँ पहुंची। हॉल में पहुंचते ही जो सबने पहले मुझे तनु नजर आई, वो भी फुल एक्शन मोड में। उसने अपने हाथ में फोर्क पड़ा रखा था और उसने बस किसी को मारने ही वाली थी।
मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो मुझे उसका शिकार यानी अमर सर भी दिख गए। यकीन नहीं होता, दोनों आपस में बच्चों की तरह झगड़ रहे थे। जैसे ही तनु ने मुझे नोटिस किया, मुझसे तुरंत अपना ऊपर उठा हुआ हाथ नीचे कर लिया। तनु अपने हाथ हिलाते हुए हाय अनाया। मैंने भी जवाब में हाय हिलाते हुए एक स्माइल दे दी। अभी मैं सोच ही रही थी कि कहाँ बैठूं, मॉम ने अमर सर के पास वाली चेयर मेरे लिए खींचते हुए कहा, यहाँ बैठो अनाया, राज के पास। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर उनके बगल में बैठ गई। कुछ बोलना तो दूर की बात है, नजर भी नहीं उठाई उन्होंने। तनु सॉरी अनाया, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। एक्चुअली मेरा ये क्विट बेबी ब्रदर कब से टेबल के नीचे से मेरा पैर दबा रहा है, बस इसलिए मुझे टेबल के ऊपर से उस पर अटैक करना पड़ा। मुझे हंसी आ रही थी, मतलब ये जलाद ऐसा भी कुछ कर सकता है। ये सब हरकतें तो कपल्स करते हैं। मैंने मुंह दबाकर हंसते हुए उनको देखा। जवाब में सर ने मुझे चिढ़कर देखा और मैं चुप हो गई। तनु मेरी तरफ अपनी चम्मच पॉइंट करते हुए बोली, एग्जैक्टली दैट वाज माय पॉइंट। कहते हुए उसने एक बार मुझे देखकर अपनी आंखें दबाई और धीरे से सर के पैर पर मारा। अमर गुस्से में तनु के ऊपर टिश्यू पेपर फेंकते हुए, मुझे परेशान करना बंद करो, मिसेस सक्सेना डांटते हुए। रात शादी हो गई है, तुम्हारी बीबी सामने बैठी है और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। बच्चों जैसे लड़ना बंद करो तुम दोनों। अमर सर खिसिया कर चुपचाप खाना खाने लगे। मेरा तो मन हो रहा था वहीं पर पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने का। तनु भी अपनी हंसी दबाते हुए चुपचाप खाने लगी। तनु अनाया। हाँ, मैंने खाते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा। तनु खाना खाते हुए धीरे से, कल एंजॉय तो किया ना तुमने? ऑफ कोर्स, कल तो मजा ही आ गया। क्या जबरदस्त मस्ती की हमने। मैं ये शाम जिंदगी भर नहीं भूलने वाली हूँ। मैंने कल शाम के अलग अलग बेड परफॉर्मेंस और एंटरटेनिंग गेम्स के याद करते हुए खुश होकर कहा। मैंने और जूली ने तो कितना डांस भी किया था, और खाना वो तो खैर लाजवाब था। मगर मैंने देखा मेरे जवाब को सुनकर सबके हाथ खाना खाते वक्त रुक गए और मुंह फाड़े मुझे हैरानी से घूरने लगे। वाट, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने हैरानी से सबको देखते हुए पूछा। अमर झलाकर अपनी चम्मच प्लेट में रखते हुए, वो पार्टी की बात नहीं कर रही है अनाया? तनु फिर सिर नीचे किए मुंह दबाकर हंसने लगी। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तनु मुस्कुराते हुए, मॉम ने बताया कल रात तुम दोनों डोर लॉक करना भूल गए थे। उसकी बात सुनकर चावल मेरे गले के नीचे उतरते उतरते टक गया और मुझे जोर से खांसी होने लगी। सर ने तन्नू को गुस्से में देखते हुए मेरी तरफ पानी बढ़ा दिया। अमर मिसेस सक्सेना की तरफ मुड़कर, मॉम क्या जरूरत थी आपको इसे ये सब बताने की? मिसेस सक्सेना अपने हाथ खड़े करते हुए, मैंने कुछ नहीं बताया। उसे अनाया को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो भी उस तरफ आ गई थी। ये तो शुक्र है मैंने उसे बीच रास्ते में ही लौटा दिया, वरना वो भी ये सब अपनी आंखों से देख कर आती। तब तन्नू ठहाका मारकर हंसने लगी। हम दोनों का ही किसी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो तो बस गलती से हम दोनों बेड से नीचे गिर गए और उसी वक्त मॉम आ गई। मैंने उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए। तनु अपनी आंखें सुकुड़ते हुए, रियली? पर तुम दोनों बेड से गिरे कैसे? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम दोनों सचमुच कुछ कर रहे थे, और वो भी खुल्लम खुल्ला, बिना दरवाजा बंद किए। अमर सर ने मेरी तरफ देखा। अमर, हो गया, बता लिया सच? मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। क्या अच्छा खासा मजाक बन गया था हमारा? अमर मिसेस सक्सेना की तरफ देखकर, मम मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए वो हाथ पोंछते हुए उठकर खड़े हुए। अब अगर मैं यहाँ रुकती तो तनु मुझसे और भी न जाने क्या सवाल करने लगती, जिनका जवाब डेफिनेटली मेरे पास नहीं था। सो मौके का नजाकत संभाल भागते हुए मैं भी डिनर टेबल से जल्दी से उठ गई। मेरा भी हो गया, मैं भी जा रही हूँ। तनु खाना खाते हुए, हाँ हाँ जाओ जाओ, लेकिन दरवाजा बंद करना मत भूलना। अमर ऊपर से चिल्लाते हुए, शट अप तनु। मैं भी भागकर जल्दी से ऊपर कमरे में चली गई। नीचे से तन्नू के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। मेरा तो मन हो रहा था कि हमेशा के लिए यहीं ऊपर रूम में बंद हो जाऊं और दोबारा अब कभी नीचे नहीं जाऊं। अगले दिन जब क्लास खत्म होने के बाद लॉकर रूम में बुक्स रखने की थी, जब मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे खड़ा है, मैंने मुड़कर देखा तो वह समर था। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और चुपचाप अपना लॉकर बंद कर वहां से बाहर जाने लगी। समर मेरे पीछे आते हुए, है प्रिंसेस, नाराज हो क्या? सॉरी, वो मैं कल आ नहीं पाया तुम्हारे साथ। नहीं, मैं क्यों नाराज रहूंगी? समर तेजी से मेरे सामने आते हुए, सच्ची? तो हम आज डेट पर चल सकते हैं? उसने बड़ी उम्मीद भरी आवाज में मुझसे पूछा।
मगर मैंने भी उसे परेशान करने की सोच रखी थी। सो एकदम सपाट भाव से बिना उसकी तरफ देखे मैंने कहा, कौन सी डेट? मैंने कल के लिए हाँ बोला था, आज के लिए थोड़े ही। तो अब मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। समर परेशान होते हुए, यार सच्ची मुझे बहुत जरूरी काम आ गया था, वरना ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई बात टाल दूं। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने अभी के अभी उसके साथ जाने के लिए हाँ नहीं कहा तो वो यही रोने लगेगा। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर न चाहते हुए भी मैं बहुत जोर से हंसने लगी। समर ने कंफ्यूजन से मेरी तरफ देखा। अरे शकल देखो अपनी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो सचमुच रोने लगे। समर मुंह बनाते हुए, ए कौन सा तरीका है मजाक करने का? तुम्हें पता है ना, तुम्हें तो मैं सपने में भी नाराज करने का नहीं सोच सकता। अच्छा अब चलो, इससे पहले कि दोबारा मेरा मूड चेंज हो जाए। समर मेरे गाल खींचते हुए, नट अगेन प्रिंसेस। उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा अदब से मेरे लिए खोलते हुए मुझे अंदर बैठने का इशारा किया। मेरे बैठते ही खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने पूछा, कहाँ चलना है प्रिंसेस? आज एक नई जगह चलते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक न्यू कॉफी शॉप खुला है, काफी कपल्स वहीं चलते हैं। समर ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। कहते हुए उसने गाड़ी कॉफी कपल्स की तरफ घुमा दी। वहां तक पहुंचने में हमें 10 मिनट भी नहीं लगे थे। इस कॉफी शॉप की ओपनिंग मुश्किल से हफ्ते भर पहले ही हुई थी। ये कॉफी शॉप भीड़भाड़ और शोर शराबे से जरा अलग शांत माहौल में था। आसपास काफी हरियाली भी थी। दरअसल ये पूरा कॉफी शॉप 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक हिस्से में खुले गार्डन में सनसेट को देखते हुए कपल्स कॉफी पी रहे थे और दूसरा हिस्सा कांच की दीवारों में बने प्राइवेट रूम्स का था। समर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए, कौन से हिस्से में चलना है? मुझे गार्डन वाले एरिया में जाना है, तुरंत मेरे मुंह से निकला। समर ने तुरंत एक कॉर्नर वाली टेबल हमारे लिए बुक कर ली। मैं तुरंत जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। शहरी माहौल में न तो कोई चिड़िया नजर आती थी और ना ही तितलियां, मगर यहाँ के गार्डन में शायद स्पेशली उन्हें रखा गया था। मेरा बस चलता तो मैं शायद पूरा दिन यहीं बैठकर उनको देखती रहती। तभी एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की हमारे सामने ऑर्डर लेने के लिए आ खड़ी हुई। मेरे लिए एक कोल्ड कॉफी और फ्रेपी विथ चॉकलेट। उसने मुस्कुराते हुए ऑर्डर लिखा और फिर समर की तरफ ऑर्डर लेने के लिए मुड़ गई। समर ने अपने लिए बस एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की। मैंने नोटिस किया जब मैं उसे वेट्रेस से अपनी फ्रेपी का एक्स्ट्रा चॉकलेट सिरप और क्रीम डालने को बोल रही थी तो समर को हंसी आ रही थी। वेट्रेस के जाते ही मैं ना अपना पैर उसके पैर पर दे मारा। कब से देख रहे हो, मुझे देखकर हंसे जा रहे हो? समर हंसते हुए, यहाँ आकर तुम एकदम बच्चे जैसे बिहेव कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये जगह बिल्कुल वैसी है जैसे मुझे पसंद है, बस इसीलिए। मैंने अपनी फ्रेपी पर कंसंट्रेट करते हुए कहा। समर ने अपनी कॉफी का मग उठाकर एक सिप लिया और इधर मैंने अपनी कोल्ड कॉफी उठाकर उसको फ्रेपी से मिक्स कर दिया। समर हड़बड़ाते हुए, ये क्या कर रही हो? मैंने अपनी एक आंख दबाते हुए, कॉफी विथ अनाया टच। समर हैरानी से, व्हाट, यू वांट ट्राई? समर अपना सिर पीटते हुए बोला, नो थैंक यू, आई एम हैप्पी विथ माई ब्लैक कॉफी। अरे ट्राई करके तो देखो। कहते हुए मैंने उसकी तरफ एक मग बढ़ा दिया। उसने डरते हुए एक सिप लिया, मगर पीते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गए। समर हैरानी से, वाओ, इट एक्चुअली इट्स बेटर। कहा था ना मैंने अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हुए कहा। समर, वैसे कॉफी के साथ इतनी एक्सपेरिमेंट तो कोई सीरियस कॉफी लवर ही कर सकता है। मुझे बस कोल्ड कॉफी पसंद है। मैंने आंखें बंद कर कॉफी की टेस्ट लेते हुए कहा। वैसे तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उसकी तरफ सांवलिया नजरों से देखा। समर स्टाइल में अपने बालों को हाथ फेर कर गला साफ करते हुए, आई थिंक सबको मेरे बारे में पहले ही पता होता है प्रिंसेस, सो कभी कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने उसकी बाह पर एक मुक्का जड़ते हुए कहा, तुम शायद भूल रहे हो, मैं सिर्फ 1 महीने से ही जानती हूँ। इससे पहले मुझे पता भी नहीं था तुम हो कौन। समर ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, यार इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ मैं, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, तुमसे इतना बड़ा सेलिब्रिटी पूरा दुनिया छोड़कर आखिर हमारी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है? मैंने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसे देखा। वैसे साक्षी कह रही थी तुम यहाँ किसी लड़की को खोज रहे हो, ये सच है? मैंने अपना कॉफी मग वापस टेबल पर रखते हुए कहा। समर हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं तो ये एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है।
ओके, मेरे पास बहुत टाइम है। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कुर्सी से पीठ सटाकर कहा।